दैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइंस में आरबीआई की नई गाइडलाइन, सैनिकों को इनकम टैक्स में मिलेगी छूट। आखिर कौन से वो सैनिक, और बात करूंगा सरकार सो गई है, सरकार का क्या है 8वें वेतन आयोग के ऊपर एक्शन, क्यों सरकार को जगाना पड़ रहा है। और बात करूंगा अभी अभी एक और हेलीकॉप्टर हुआ है क्रैश, 9 लोग थे सवार। और पाक जनरल को कल मिला था न्योता, भारत की कूटनीति पर प्रहार, कुछ तो गड़बड़ है, जागना होगा, सोचना होगा। और दोस्तों यानी सेना को मिले 419 जाबाज अफसर, आखिर कौन था मुख्य अतिथि। और गुर दक्षिणा में चाहिए पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर, अब धर्मगुरु का सेना प्रमुख के ऊपर दबाव। तो दोस्तों खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं, अभी एक खबर आई कि हेलीकॉप्टर एक क्रैश हो गया। दोस्तों केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बड़े दुख की बात है, कभी हम अहमदाबाद वाले इंसिडेंट से बाहर नहीं निकले थे और उसमें लगभग 9 लोग सवार थे। खराब मौसम के कारण केदारनाथ के अंदर ये गौरीकुंड और तिरुपति नगर नारायण के बीच में इस तरह का हादसा हुआ। अधिक जानकारी की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं, आरबीआई का आखिर क्या है निर्देश और आदेश। भूतपूर्व सैनिकों के लिए, डिसेबिलिटी पेंशनर्स के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए क्या इनकम टैक्स में छूट है। यह लेटर है जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने हमें भेजा है, प्रॉपर लेटर। उन्होंने कहा एसबीआई बैंक की मोहर लगी, यदि आपका कहीं इनकम टैक्स ज्यादा कट रहा है तो आप ले जाइए, इसको नई स्पर्श में भेजिए और उससे छुटकारा पाइए, रिफंड करिए अपना। हाँ जी दोस्तों, में यह भारतीय रिजर्व बैंक का एक लेटर है और जिसमें लिखा है द चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इट्स एसोसिएट बैंक्स, सीधा सीखा है डियर सर, एग्जम्पशन ऑफ इनकम टैक्स, डिसेबिलिटी पेंशन, आर्मर्ड फोर्स पर्सनल इन टर्म्स ऑफ पैरा 88.3 डिफेंस पेंशन पेमेंट इंस्ट्रक्शन, डिफेंस पीपीआई 2005, द डिसेबिलिटी पेंशन कॉम्पिटेंट ऑफ पेंशन ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल इज exempted फ्रॉम पेमेंट इन इनकम टैक्स। However, it has been reported to us that agency banks are deducting income tax from disability pension of the pension of armed forces personnel। उन्होंने कहा है कि हमने सीधे सीधे इस पैरा में उल्लेख किया है कि भारतीय सैनिक जो डिसेबल हैं उनका इनकम टैक्स नहीं काटा जाएगा। सभी बैंकों को आदेश और निर्देश कर दिया है, सभी सीपीपीसी को कर दिया है, लेकिन सिचुएशन अभी है कि हमें सीधी आरबीआई के डायरेक्शन में इस पर से पेंशन मिलती है। तो उन्होंने कहा है यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप बैंक मैनेजर के पास जाइए या स्पर्श में इसको लोड करिए। उन्होंने कहा है जो एडवाइजरी है, ये ऑर्डर है आरबीआई का, किसी भी डिसेबल पेंशनर की यदि डिसेबिलिटी पेंशन या उसकी सर्विस पेंशन के ऊपर इनकम टैक्स काटा जा रहा है तो रिफंड होगा। यू आर एडवाइज टू इश्यू सुटेबल इंस्ट्रक्शन टू योर पेंशन डिसबर्सिंग ब्रांचेस, स्ट्रिक्टली अधेयर टू द इंस्ट्रक्शन कंटेंट बाय पैरा 88.3 डीपीपीआई 2005 एंड नॉट डिडक्टेड एनी इनकम टैक्स ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन फ्रॉम द पेंशन ऑफ द आर्मर्ड फोर्सेस। ये लेटर है और जिसमें सीधा सीधा लिखा है जिन भूतपूर्व सैनिकों को डिसेबिलिटी पेंशन, सैन्य सेवाओं में चोट या बीमारी ग्रस्त होने से अपंगता पेंशन मिलती है, उन सभी जवानों जेशू अफसरों का इनकम टैक्स नहीं कटता है, ना ही कटेगा। आरबीआई का निर्देश है जहां कहीं बैंक इसका उल्लंघन कर रही है उन पर आरबीआई ने लेटर देकर उनको पहले से निर्देशित किया जा चुका है। आप इस लेटर की कॉपी जिस भाई को चाहिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, ले लेना और इसका फायदा उठाएं। और जैसा कि इनकम टैक्स के ऊपर नई एडवाइजरी जारी हुई है, 15 सितंबर तक हर एक को इनकम टैक्स फाइल करना है। दोस्तों यदि किसी का रिफंड है तो आप रिफंड भी कर सकते हो। दोस्तों तो ये थी बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, 8वें वेतन आयोग पर ऐसे लग रहा है सरकार सो गई है, सरकार सुस्त पड़ गई है। आखिर कर्मचारी पागल हो रहे हैं, यानी हर एक, यानी पेंशन समाज है, इतने बड़े लोगों ने चिट्ठी लिखा है वित्त मंत्री को, आखिर क्या हुआ 6 महीने रह गए हैं, अब तो जाग जाओ, कुछ फैसला दीजिए। उसके बाद जेसीएम की मीटिंग में लगातार इसके ऊपर बात हुई कि आखिर सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही, और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और डीओपीटी के सचिव से लगातार बात होने के बाद अब वित्त मंत्री को चिट्ठी लिख दी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय पेंशन समाज और इसके सचिव हैं एससी महेश्वरी, जो पूरे ऑल इंडिया में एफिलिएटेड है। उन्होंने कहा है हमारा वो संगठन है, हम लाखों पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी तरफ से आपके सामने हम ये मांग रख रहे हैं कि कृपया 8वें वेतन आयोग के ऊपर अपना शीघ्र निर्णय लीजिए। 2 निर्णय जो कि महत्वपूर्ण निर्णय है, एक तो आपके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनल करना और दूसरा आयोग की घोषणा करना जिसमें एक अध्यक्ष, 2 सदस्य और एक सचिव है। आखिर क्यों नहीं कर पा रहे। लेकिन दोस्तों बड़े विडंबना है कि 7वां वेतन आयोग, फरवरी 2014 में यह आदेश जारी हो गया था,
1 जनवरी 2016 में लागू था। यानी लगभग 2 साल पहले पूरी कार्रवाई कंप्लीट कर दी थी और ये 2 साल उन लोगों को दे दिए थे कि जाइए और अपना सर्वे करिए और रिकमेंडेशन दीजिए। अब हालत इतनी खराब हो रही है कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल इसी दिसंबर में 2025 में खत्म है। लगभग आप समझते हो जून निकल गया, 6 महीने आपके बमुश्किल बचे हुए हैं और आपने अभी तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस का फाइनल नहीं कर पाया। लगभग इसको पिछले 6 महीने ले जाओ, जनवरी में आपने घोषणा कर दी थी। तमाम तरीके की अनिश्चितताएं, तमाम तरीका भ्रम फैला रहे कि इसको पेंशन, इसको बेनिफिट मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, तमाम नियम बना रहे। लग रहा है कि सरकार अपने आप ही सारी कुछ प्लान कर रही है। क्या ये सब औपचारिकता के लिए ये सारा 8वां वेतन आयोग हो रहा है? क्या सरकार ने पहले ही मन बना लिया है कि मान लो 6 महीने दे दो, 8 महीने दे दो, इन्हें जो करना है करने दो, हमने इतना ही कर्मचारियों पेंशनर को देना? आपकी क्या राय? क्योंकि ये लेटर लिखा है 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए इस विषय में तेजी लाने हेतु माननीय वित्त मंत्री जी, वित्त मंत्रित्व, भारत सरकार, आदरणीय महोदय, हम देश भर के पेंशन भोगियों, वरिष्ठ नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे पुराने, सबसे बड़े महासंघों में से एक हैं, भारत पेंशन समाज की ओर से जनवरी में आपने 8वें वेतन की घोषणा की। हम उसका आभार व्यक्त करते हैं। और उसके बाद तमाम तरह की अनिश्चितताएं, तमाम तरह के भ्रम फैल रहे हैं और अभी तक आपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस और अध्यक्ष और सदस्यों की घोषणा में लगातार विलंब हो रहा है। गलत प्रकार की अटकलें, अफवाहें फैल रही हैं। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस बात को गंभीरता से लीजिए और जल्दी से जल्दी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप दीजिए। 8वें वेतन आयोग के सदस्य अध्यक्ष की घोषणा कीजिए और आयोग में पेंशन भोगियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इनको भी शामिल कीजिए। और ये महेश्वरी जी हैं, जैसे प्रधान सचिव है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो ये आप समझ रहे हो, इसके ऊपर आपने जरूर प्रतिक्रिया हमें देनी। आखिर सरकार के मन में क्या है कि 6 महीने में, या सरकार लंबा खींचना चाहती? सरकार किस प्रकार है? सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए बार बार लेटर लिखे जा रहे हैं। जेसीएम ने भी इसी प्रकार का लेटर लिखा, शिवकुमार मिश्रा जी भी नहीं लिखा, हर कोई कह रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से जवाब सचिव नहीं दे पा रहे। क्यों? सचिवों के पास शायद वो पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। इसका जवाब पीएमओ से मिलेगा या वित्त मंत्रालय से मिलेगा? इसके ऊपर आपने करना है कमेंट्स। धन्यवाद दोस्तों। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, कूटनीति की बात करें, हम फौजी हैं, लड़ते हम हैं, शहीद हम होते हैं, हमारे ऊपर नेतागिरी भले कोई करे। लेकिन दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो स्थिति बदली है वो आपको एक निराशाजनक है। जैसे हमारा कहना है, कर्नल रोहित चौधरी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि जो कल यूएस आर्मी डे था, कल जो 14 जून को, उसमें सेना दिवस पर अमेरिका ने पाक आर्मी चीफ को बुलाया। भारत के लिए कूटनीति झटका। क्या ये झटका है? यानी उस मुनीर को बुलाया जिसको हम भला बुरा कहते रहते, और विश्व में उसको जाकर के उनको एक पद मिल जाता है, फील्ड मार्शल बना देता है पाकिस्तान। और पाकिस्तान को फील्ड मार्शल बनाने के बाद IMF है उसको 2.3 बिलियन ऐड देता है, ABD से 800 मिलियन की ऐड मिलती है, वर्ल्ड बैंक से 40 बिलियन प्लस 70 मिलियन ऐड वंस अगेन। यानी इसके ऊपर पैसों की तो बारिश पूरा विश्व कर रहा है। और दूसरी कह रहे हैं कि गिवन वाइस चेयरमैनशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC एंटी टेररिज्म, जो उसका उपाध्यक्ष इसको बना दिया जाता है। यानी जनरल की वाहवाही हो रही है, पैसा मिल रहा है, तो पाकिस्तान से खुश होगा। पाकिस्तान क्यों आतंकवादी को खत्म करेगा? पाकिस्तान को तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है और वो सपोर्ट देने की अगुवाई कर रहा है अमेरिका। चाइना तो सामने है ही है, लेकिन अब अमेरिका के आप देख सकते हो उसके उन्होंने जो चीजें की हैं, इससे भारत की कूटनीति को, भारत की डिप्लोमेसी को कहीं ना कहीं दोबारा सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये राष्ट्र यानी विश्व के इतने बड़े राष्ट्र हैं जो इसको पैसा दे रहे हैं और इसको UN ने तो उसका उपाध्यक्ष बना दिया एंटी टेरर मुहिम का। मतलब उसी को हमारे अखबार कह रहे हैं कि कम से कम बिल्ली को दूध की रखवाली। अब कुछ भी हो, लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन अब हमें झटका लगाया जोर से और सोचना होगा, हमें अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी, अपनी सेना को ताकतवर बनाना होगा, सेना की टेक्नोलॉजी अपनी निर्मित करनी पड़ेगी, तभी ये देश आपके बारे में सोचेगा। नहीं, आपने देखा होगा मीठी मीठी बातें सब कर रहे थे लेकिन झटका और दिया। यही सवाल कर्नल रोहित चौधरी साहब सरकार से पूछ रहे हैं कि सेना ने इंडियन मिलिट्री ऑब्जेक्टिव 100% सक्सेस, इंडियन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव टोटल डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल फेल्यूर बता रहे हैं इसको। उन्होंने कहा है जो ट्रंप का दबाव मान के आज हम नीचे झुक रहे हैं, ये दबाव हमें कहीं ना कहीं इसके लिए जवाबदेही होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जा रहा है और इसीलिए उनकी आप सुप्रिया जी किस तरह कह रहे हैं
अमेरिका ने 14 जून को होने वाले अपने आर्मी डे सेलिब्रेशन में पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर को आमंत्रित किया है। ये वही असीम मुनीर है जो हमारे खिलाफ लगातार जहर उगलता है, जिसकी सेना आतंकियों के साथ खड़ी रहती है, आतंकियों को शरण देती है, उनको पनाह देती है। ये निर्दोष लोगों की हत्यारा है। यह असलियत है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड के जो प्रमुख हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान आतंक के विरोध की लड़ाई में शानदार पार्टनर है। वो आगे ये भी कहते हैं कि भारत के साथ संबंधों की वजह से पाकिस्तान के साथ संबंध थोड़ी खराब कर लिए जाएंगे। ये डंका बज रहा है हमारा दुनिया में। मंडली ये अचीव करके आई है वहां पर, और स्वघोषित विश्वगुरु जो हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। इससे बड़ा कूटनीति का, फॉरेन पॉलिसी का, डिप्लोमेसी का और कोई फेलियर हो सकता है? लेकिन मोदी जी की ओर से सिर्फ और सिर्फ सुई टपक सन्नाटा सुनाई देगा कि इस बार अमेरिका ने भारत की बहुत बड़ी बेइज्जती की और इसका बदला भारत को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये आपने करना है टिप्पणी। हाँ जी दोस्तों, बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा हम कह रहे हैं 419 जाबाज भारतीय सेना का हिस्सा बने। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि कल 4 साल की मेहनत लोगों की काम आई, यानी जो नए कैडेट्स थे 4 साल लगातार उन्होंने मेहनत की और आईएमए में कल फाइनल स्टेप था उनका, और उसके मुख्य अतिथि थे लसाथा रेड्सो, जो कि श्रीलंका के सेना प्रमुख थे, और 419 जाबाज भारतीय सेना की सेवा करेंगे। दोस्तों, ये तो आप ये तस्वीर देख सकते हो। और बात करूंगा अब पीओ को चाहिए, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर, यानी द्विवेदी साहब एक बार एक संत महात्मा से मिलने गए, रामभद्राचार्य गुरुजी से, जिन्होंने दक्षिणा ली और उन्होंने कहा मैं बौद्ध धर्मी हूं। बिल्कुल सेना प्रमुख ने सही कहा, बौद्ध धर्मी है। और वहां पर गए, इसके ऊपर कई प्रकार की प्रतिक्रिया हुई, लेकिन वहां पर गुरु दक्षिणा के लिए रामभद्राचार्य ने कहा, सेना प्रमुख द्विवेदी जी से कहा कि हमें जो शर्त है वो पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर चाहिए। यानी सेना प्रमुख ने रामभद्राचार्य से ली गुरु दीक्षा। भारत के सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने बुधवार को परिवार के साथ धार्मिक नगरी भगवान श्री राम के तपोवन चित्रकूट पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले तुलसी पीठ पहुंचकर जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। यह आयोजित कार्यक्रम सेना प्रमुख ने अपनी पत्नी के साथ गुरु दक्षिणा ली और रामभद्राचार्य ने सेना प्रमुख को गुरु मंत्र दिया और कहा कि हमें क्या चाहिए, पीओ के चाहिए। और जैसा चित्रकूट जिनके घर के नजदीक है तो स्वाभाविक है। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।